अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल होगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जो कि कोई भी फील्ड में हो, जो कि अपना रिसर्च कर रहे हों, अपना थीसिस लिख रहे हों, साइनॉप्सिस लिख रहे हों, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसे कि मैंने किया हुआ है एमफिल इंग्लिश लिटरेचर में, आप ही मेरा साइनॉप्सिस देख सकते हैं। तो मैंने ये किया था नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स से। और सबसे पहले तो हमें जो गाइडलाइन दी जाती है टू राइट साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका साइनॉप्सिस अप्रूव होता है देन यू वुड बी एलिजिबल टू राइट थीसिस ऑन दैट सिलेक्टेड टॉपिक। तो मेरा जो साइनॉप्सिस था वो मैंने किया था अपने सुपरवाइज्ड बाय प्रोफेसर गुलाम यासीन से, और मैंने किया था ये 2017 में। तो उसके भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं साइनॉप्सिस लिखने के। एक जैसे कि आप कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो आप उसका पहले एक रफ स्केच बनाते हैं व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, आप उसको नरेट कैसे करेंगे, अब उसका स्टार्ट कैसे करेंगे। तो साइनॉप्सिस अप्रूव होता है तो फिर आप उसके ऊपर अपना रिसर्च थीसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ता है व्हाट द टॉपिक यू हैव चोज़न। तो आप मेरा जो टॉपिक था वो था द स्टडी ऑफ फंडामेंटल जेंडर इनइक्वालिटी विद रेफरेंस टू एडविन वेज एंड सिल्विया प्लैथ्स पोइट्री। बेसिकली मैंने कंपैरेटिव स्टडी की थी 2 पोइट्स पे। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो आपके पास मार्जिन ज़्यादा होता है, आपके पास ज़्यादा मटेरियल होता है स्टडी करने के लिए, आपके पास लिटरेचर रिव्यू ज़्यादा होता है लिखने के लिए। तो दैट वुड बी माई टॉपिक। तो उसके बाद मैंने इसका आपने लिखना होता है इसका इंट्रोडक्शन में आप बेसिक्स बताते हो। जो आपका टॉपिक होता है उसका कीवर्ड क्या है। बेसिकली मेरा कीवर्ड क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी, एज यू कैन सी दिस। तो जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में क्या आपको पता है, उसके बारे में क्या बुक्स लिखी गई हैं, क्या रिसर्च उसके बारे में हुई है, तो वो आप इस इंट्रोडक्शन में बताते हो। नेक्स्ट आप इसको थोड़ा सा आप उसको एलेबोरेट करते हो अपने 1 से 1.5 पेज का, नॉट मोर देन दैट। आपके एक लिमिट होती है सिनॉप्सिस की भी, आपने उससे एक्सीड नहीं करना होता क्योंकि वो फिर एक्सटेंसिव स्टडी हो जाती है आपकी। आपका ये इंट्रोडक्शन हो गया, आपने अपने कीवर्ड को एक्सप्लेन कर लिया कि क्यों आपने ये टॉपिक चूज़ किया है, जो टॉपिक चूज़ किया है उसके बारे में क्या स्टडी हुई है, इंट्रोड्यूस किया आपने उस टॉपिक को। नेक्स्ट कम्स स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपने एक अपनी प्रॉब्लम आपके पास जो आई है, आपने उसको एक निकाली है प्रॉब्लम, तो आप उसको किस तरह बयान करोगे। तो मेरा जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम था आप देख सकते हो, दिस investigation is designed to study about the fundamental inequality in Edwin Rich and Sylvia Plath poetry। अब मेरी जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है वो इसके इनके अराउंड घूमती है, इन 2 पोइट के अराउंड। उन्होंने क्या शो किया था अपने पोइट्री के थ्रू कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है। तो क्या उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में देखा, अपनी पोइट्री से उसको कैसे बयान किया। ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी में भी यही होता है। फीमेल रेस्ट्रिक्ट के पास कौन से रोल्स होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोल्स होते हैं, नर्चर देयर चिल्ड्रन एंड टू अबाइड बाय द कमांड्स ऑफ देयर हस्बैंड्स। तो ये मेरी मेन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट आ जाती है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, कि आपने जो अपना टॉपिक चूज़ किया है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी। इम्पॉर्टेंस अब इसकी क्या है, द रिसर्चर्स स्टडी इज सिग्निफिकेंट इन द सेंस ऑफ एक्सप्लोरिंग द फंडामेंटल इनइक्वालिटी इन द लाइट ऑफ, कि इन 2 पॉइंट्स के थ्रू आप अपनी क्या शोकेस कर रहे हो, जेंडर इनइक्वालिटी बोथ मैन बिटवीन मैन एंड वेमेन। ठीक है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी। अगर आप इसको बयान नहीं करोगे तो हाउ यू आर गोइंग टू नरेट योर थीसिस। नेक्स्ट आ जाते हैं रिसर्च क्वेश्चंस, दैट इज़ द माइलस्टोन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आप क्या बताना चाह रहे हो, क्या आप
उसमें से एक स्टडी ड्राइव कर रहे हो तो क्या क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर दे रहे हो अपने स्टडी में। तो जो मेरे बेसिक क्वेश्चंस हो आपके 3 साइनॉप्सिस में, तो आपके पास लिमिट होती है 2 हो या 2 3 4 आपके ऑब्जेक्टिव्स हो, 2 नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा आपके रिसर्च क्वेश्चंस ना हो। तो जो मेरा जो रिसर्च क्वेश्चन था वो था हाउ डू एडविन रिच एंड सिल्विया प्लैथ पोइट्री पोर्ट्रे फंडामेंटल इनइक्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स थ्रू देयर पोइट्री, कि उन्होंने अपनी पोइट्री के ज़रिए से किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन शो किया था। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो रिसर्च क्वेश्चन था, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी डिस्क्राइब्ड बाय एडविन रिच एंड सिल्विया प्लैथ इन देयर पोइट्री। अब दोनों एक दूसरे से इंटररिलेट कर रहे हैं और इसी को मैं आंसर करूँगी अपनी रिसर्च थीसिस में। आपने डीलिमिट करनी होती है अपनी रिसर्च को, आपने लिमिटेड, डीलिमिट का मतलब होता है आपने एक चीज़ के अराउंड घूमना है, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर नहीं चलना। यू हैव टू ड्राइव 1 or 2 प्रॉब्लम एंड यू हैव टू आंसर दीज प्रॉब्लम्स इन योर रिसर्च। नेक्स्ट आपके रिसर्च क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आपने क्या है बताना है, टू फाइंड आउट ट्रांसग्रेशन एडविन सिल्वर प्लैथ पोइट्री, टू हाईलाइट द प्रिवेलिंग इशू ऑफ इनइक्वालिटी विद रेफरेंस टू। अब यही है एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट करना, हाईलाइट करना, इस तरह टू से आप इसको ऑब्जेक्टिव को अपना स्टार्ट करते हो। टू हाईलाइट, टू एक्सप्लोर, टू आंसर, टू शो, तो ये आपके क्या आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है डीलिमिटेशन ऑफ द स्टडी। डीलिमिटेशन ऑफ द स्टडी होती है तो आपको भी पता है कि एक पोइट पे मैंने 2 पोइट्स लिए हैं, जैसे कि अब इन दोनों पोइट्स में बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी है, लेकिन मैंने डीलिमिट किया है, मैंने कुछ स्पेसिफाई किया है कि मैं इन 5 मैंने ली हैं एडविन रिच की पोइट्री और 5 ही मैंने ली हैं सिल्विया प्लैथ की पोइट्री, और उन्हीं 5 और 5 का कंपैरिजन मैं शो करूँगी और उसको मैं बताऊँगी। ठीक है, इस तरह ये डीलिमिट हो जाएगा। आपने स्पेसिफाई करना है अपनी स्टडी को, आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा बयान नहीं करना। यू हैव टू स्पेसिफाई योर स्टडी। अब 5 है, फ्रॉम अ सर्वाइवर है, एक ट्राइंग टू टॉक टू मोर है, लिविंग इन सिन है, द रूफ वॉकर है, इस तरह ही है। तो मैंने इसको बयान कर दिया, डीलिमिट कर दिया इसको। नाउ कम द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आप क्या बताते हैं, to investigate the fundamental inequality of relationships between men and women in light of these poems. The research falls under theory of gender, feminist gender theory. Theoretical framework में आपने अपनी theory बयान करनी होती है। जो स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं इंग्लिश में, लिटरेचर में मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं या वो डॉक्टरेट कर रहे हैं, तो उनको ये पता होगा कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कितना इम्पॉर्टेंट है। आपने अपनी एक थ्योरी बयान करनी होती है। आप एक थ्योरी भी ले सकते हैं, आप 2 थ्योरीज भी ले सकते हैं, आप 3 थ्योरीज भी ले सकते हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो मेरी जो थ्योरी थी जो इससे रिलेटेड थी वो थी फेमिनिस्ट जेंडर थ्योरी, जो कि इजीली इन कैटेगरी के अंदर मेरे इस रिसर्च क्वेश्चन के अंदर फॉल करती थी। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 2 साइनॉप्सिस का, और वैसे थीसिस का भी चैप्टर नंबर 2 आ जाता है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में आप क्या बताते हो, आपको भी पता है कि जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बेतहाशा काम हुआ है। बहुत से हमारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, फॉरेनर्स ने भी लिखा हुआ है अक्रॉस द ग्लोब। तो आपने उन सबको पढ़ना है, उनको पढ़ना है, और उनका आपने काम जो है वो रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू में लिखना है। ठीक है, ये आप जब आप थीसिस लिखते हो तो मैं आपको बताऊंगी कि उसकी लिमिट कितने पेजेस की होती है। साइनॉप्सिस में उसकी लिमिट होती है 1.5 पेज की। ठीक है, जैसे कि आप मेरा देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लिटरेचर रिव्यू और वो यहाँ तक जा रहा है। इसमें आपने देखिए जैसे कि ये चीज़ आ रही है, इसमें आपने ये बताना होता है, ठीक है, कि आपने ये जो कोट किया है, कोटेशन मार्क में किसी का कोई कोटेशन लिखी है तो आपने उसको ब्रैकेट में लिखना है, उसका पेज नंबर भी मेंशन करना है, ब्रैकेट क्लोज के बाद आपका फुल स्टॉप आना चाहिए। तो लिटरेचर रिव्यू में ये नहीं आप कर सकते कि आपने एज इट इज़ सारा कॉपी पेस्ट कर लेना, आपने उसको भी अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। आपने उसको स्टडी किया, आपने बुक्स पढ़ी, उस बुक्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या बात हुई है, किस किस ने क्या क्या कहा है, वो सब आपने इसमें लिखना होता है।
नेक्स्ट आपका लिटरेचर रिव्यू के बारे में आ जाता है रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप बताते हो कि आपकी जो नेचर ऑफ स्टडी क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, टेक्स्ट बेस है। तो मेरी क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, क्वालिटेटिव है, टेक्स्ट बेस है। मैं टेक्स्ट को भी पढ़ रही हूँ, मैं क्वालिटेटिव बता रही हूँ, मैं उसको डिटेल में भी बता रही हूँ सारा। नेक्स्ट आ जाता है आपका डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन मैंने कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट किया है। मेरा प्राइमरी सोर्स जो था वो टेक्स्ट था। सेकेंडरी सोर्स मेरा कौन सा था, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, रिव्यूज़, पीरियोडिकल, जर्नल, इंटरनेट। मेन आपका प्राइमरी सोर्स होता है टेक्स्ट। जी, हम कंटिन्यू कर रहे थे डाटा कलेक्शन को। डाटा कलेक्शन में आपने क्या बताना होता है कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया अपने रिसर्च का, वो आपका सोर्स क्या था, सोर्स ऑफ कलेक्टिंग द डाटा। मेरा सोर्स ऑफ कलेक्टिंग द डाटा प्राइमरी सोर्स थी टेक्स्ट। नेक्स्ट सेकेंडरी सोर्सेज मैंने न्यूज़पेपर्स बेतहाशा पढ़े, मैंने पीरियोडिकल्स पढ़े, रिव्यूज़ पढ़े हैं, मैंने इंटरनेट से लिया, जर्नल से पढ़ा है, गूगल स्कॉलर से देखा है। ठीक है। नाउ डाटा एनालिसिस। अब आ जाता है डाटा एनालिसिस में आप क्या बताते हो, द रिसर्चर विल एनालाइज द डाटा थ्रू टेक्स्ट। टेक्स्ट के ज़रिए से मैं एनालाइज कर रही हूँ, फिर मैं अपनी रिसर्च उसमें बयान कर रही हूँ। चैप्टर वाइज डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसी सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो ऑनर्स कर रहे होंगे उनके लिए भी रिसर्च लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो उनके लिए भी यही चीज़ है। एमफिल वालों के लिए भी, एमएस वालों के लिए भी। चैप्टर 1 आपका होता है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका चैप्टर होता है लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट कम्स योर मेथडोलॉजी। चैप्टर 4 वुड बी योर कंक्लूजन। कंक्लूजन, बेस्ट कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है आपकी रेफरेंसेस। रेफरेंसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीएस स्टाइल्स होते हैं, तो वो आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में आपने रेफरेंसेस बयान करने होते हैं। रेफरेंसेस अगर आप नहीं बयान करते हो तो आपका प्लेजरिज्म आ जाता है। ठीक है। ये देखिए मैंने रेफरेंसेस कैसे लिखे हैं। अब साइनॉप्सिस के रेफरेंसेस ऑब्वियसली थोड़े होंगे। जब अपने मेरे साइनॉप्सिस के रेफरेंसेस हैं 12, और आपने इसको इसी फॉर्म में लिखना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है। आपने उसमें नंबरिंग भी करनी होती है इसमें रेफरेंसेस में, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्लेज नहीं आता इसमें। ठीक है। प्लेज फ्री हो जाती है आपकी साइनॉप्सिस। तो अगर आप चाहते हो मैं आपको ऐसे वीडियोस बताऊं तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छा इसके बारे में गाइडलाइन दे सकती हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरा जो एमफिल था वो बहुत अच्छे जीपीई के साथ हो गया था। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, और इसके बाद मैं आपसे अपना थीसिस शेयर करूँगी और उसको बताऊँगी आपको कि उसमें मैंने क्या क्या किया था, कैसे स्टडी की थी। सो थैंक यू।